नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए विनोद कुमार शुक्ल की अमर रचना दीवार में एक खिड़की रहती थी। भाग 4। पेड़ों के हरहराने की आवाज में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज बैठी थी। रघुवर प्रसाद सोकर उठे तो वे भूल गए कि आज कौन सा दिन था। 7 दिनों के सप्ताह में एक आध दिन कौन सा दिन हो जाता था। यह कौन सा दिन कभी थोड़ा कभी पूरा बीत जाता था। बिना दिन का पता चले कि मंगलवार है या बृहस्पति काम हो जाता था। यद्यपि यह कौन सा दिन किसी भी दिन जैसा था, पर आज का दिन था। इस कौन से दिन की आज की सुबह थी। कौन से दिन के आज के पेड़ थे, पर आज के पेड़ वही पेड़ थे। सब कुछ वही था और दिन मालूम नहीं था। खिड़की से जो हवा उन्हें लगी थी वह किसी न किसी छोर से चली होगी। हवा के समुद्र में डूबे हुए थे, तब भी हवा की एक अंदरूनी लहर का झोंका रघुवर प्रसाद को लगा। रघुवर प्रसाद हवा के स्पर्श से उठे थे। हवा ने झकझोर कर स्पर्श किया था। महाविद्यालय जाते समय रघुवर प्रसाद खिन्न थे। हाथी के आने के समय के समीप आते जाने के कारण उनकी खिन्नता बढ़ रही थी। उनका मन हाथी से जाने का नहीं था। अगर उन्हें कोई यह खबर देता कि आज हाथी नहीं आएगा तो वे छुटकारा पा जाते। अपने मन से किसी एक टेम्पो पर अच्छी जगह देखकर बैठ जाते। अभी तक हाथी नहीं आया, रघुवर प्रसाद ने कहा। अभी तो समय है, थोड़ी देर देख लो, सोनसी ने कहा। मैं टेम्पो से चला जाता हूँ। भात बन गया है, खाकर जाना, तब तक हाथी आ जाएगा। मुझे भूख नहीं है। रघुवर प्रसाद को सचमुच भूख नहीं थी, तब भी वे थोड़ा भात खा सकते थे। वे घर से निकल जाना चाहते थे। हाथी आ जाएगा तो क्या मैं हाथी से खाना लेकर आ जाऊंगी? सोनसी ने जा रहे रघुवर प्रसाद से पूछा। भूख लगेगी तो मैं वहां गांव में टोकनी वाली से चना लेकर खा लूंगा, रघुवर प्रसाद ने कहा। परंतु सोनसी ने सुना, भूख तो लगेगी, भात लेकर आओगी तो मैं वहां खा लूंगा। टेम्पो के लिए जब खड़े हुए तो 4 ताड़ के पेड़ों को उन्होंने देखा। प्रतीक्षा के धैर्य के पेड़ की तरह ताड़ थे। अंकुरित बीज से एक पहली जड़ निकली होगी, जड़ जमी होगी। तब से अब तक का ऐसा पेड़, कल बाद तक का भी ऐसा पेड़ होगा। इन 4 ताड़ के पेड़ों को देखते हुए में रघुवर प्रसाद हाथी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। पहले की तरह हाथी का आते हुए दिखने का एक स्थायी जैसा दृश्य अभी तक नहीं दिख रहा था। वह दृश्य हाथी का इंतजार कर रहा था कि हाथी आए तो वह आते हुए हाथी के दृश्य के रूप में दिखे। रघुवर प्रसाद जल्दी निकल आए थे। अगर रोज के समय पर निकले होते तो इस बार शायद हाथी के आते हुए दृश्य में वे पत्नी को भी हाथी पर बैठा हुआ देख पाते। उनको एक खाली टेम्पो मिल गया था। सोनसी ने हाथी के चिंघाड़ने की आवाज सुनी। दरवाजा खोलकर उसने देखा हाथी खड़ा था। सोनसी ने जल्दी से पीतल के एक कलई किए हुए डिब्बे में भात के ऊपर भाजी और एक अचार डालकर डब्बा बंद किया। वह नहाई धोई थी, पर उसने कंघी नहीं की थी। डब्बा लेकर वह बाहर आई। उसने ताला बंद किया। हाथी के पास जाकर उसने सिर उठाकर साधु से कहा, देर हो गई इसलिए चले गए। भात खाकर भी नहीं गए। डब्बे में है, देर तो नहीं हुई। कल की अपेक्षा तो आज जल्दी आया हूँ। डब्बा दे दो तो मैं पहुंचा दूंगा, मैं साथ चल रही हूँ। सुनकर साधु ने हाथी को बैठाया। सोनसी हाथी पर चढ़ गई। चलूं? साधु ने पूछा। हाँ चलो, सोनसी ने कहा। सोनसी एक हाथ से डब्बा गोद में संभाली हुई थी। एक तरफ दोनों पैर डालकर वह बैठी थी। पिंडली तक साड़ी खिंचा गई थी। पैरों में चांदी की पैर पट्टी थी। टेम्पो वाली जगह में साधु ने हाथी को रोका। सोनसी की पीठ दुकानों की तरफ थी। उसे लगा कि रघुवर प्रसाद को टेम्पो नहीं मिला होगा तो वह भी हाथी पर बैठ जाए। साधु उतरा।
वह देख नहीं पा रही थी कि साधु क्या कर रहा है। शायद चाय पीने लगा हो। एक ट्रक आ रही थी। सोनसी ने डब्बे को और अच्छे से संभाला। वह ताड़ के पेड़ों को देख रही थी। हाथी सिर डुलाता हुआ खड़ा था। एक दो कदम वह आगे पीछे भी हो जाता था। एक टेम्पो पास आकर रुका तो उसके सोच में आया कि क्या वह डब्बा संभाले हुए कूद सकेगी। अगर कूद जाए तो टेम्पो में चली जाएगी। यदि वह हाथी को चलने के लिए कहे तो क्या हाथी उसका कहना मानेगा। साधु आ गया था। रघुवर साथ बैठ गए होते तो वह रास्ते में एक बार जरूर पूछती, भूख लगी है, भात दूं? यहाँ हाथी पर खाते बनेगा? हाँ, क्या हुआ, खाते खाते गिर नहीं जाएंगे, मैं खिला दूं? खिलाते खिलाते तुम गिर जाओगी, रघुवर प्रसाद कहेंगे। बस में बैठे बैठे भात खाया जा सकता था। हाथी पर पूड़ी का चोंगा ठीक रहता। रघुवर प्रसाद के लिए खाना लेकर जाते हुए सोनसी खुश थी। वह अपने घर से महाविद्यालय तक की 8 किलोमीटर की यात्रा नहीं कर रही थी। वह अपने एक एकांत की यात्रा कर रही थी, जिसके अंत में रघुवर प्रसाद थे, जिसकी दूरी 8 किलोमीटर थी। वह अकेलेपन की यात्रा कर रही थी। रघुवर प्रसाद के मिलते ही यह यात्रा समाप्त होती। इस मन ही मन की यात्रा के संयोग में सचमुच का हाथी मिल गया था। महाविद्यालय के सामने बल्ली गड़ाने की जगह के पास हाथी रुका। हाथी वहीं रुकता था। 2-3 दिन पहले की हाथी की लीद वहां पड़ी थी। सोनसी डब्बा पकड़े संभल कर उतर गई। मैं खाना खिलाकर टेम्पो से घर लौट जाऊंगी। रुकना मत, उसने साधु से कहा। जाते जाते साधु ने सोनसी से प्रणाम कहा। कक्षा से पढ़ाते हुए रघुवर प्रसाद ने सोनसी को देख लिया था। तब विभागाध्यक्ष भी कमरे से निकले थे। हाथी से उतरते हुए सोनसी को उन्होंने पहचान लिया था। सोनसी के लिए वे रुक गए थे। सोनसी विभागाध्यक्ष की ओर बढ़ी। पास आकर उसने विभागाध्यक्ष को प्रणाम किया। पेड़ के नीचे टोकनी लिए चना मुर्रा वाली औरत बैठी थी। एक बुढ़िया बेरकूट लेकर बैठी थी। महाविद्यालय के लड़के चना मुर्रा ज्यादा खाते थे। प्राथमिक शाला के बच्चे बेरकूट लेते थे। सोनसी ने सोचा वह खाना नहीं लाती तो रघुवर प्रसाद 4 आने का चना मुर्रा लेते और हैंडपंप से पानी पीते। क्या बात है, विभागाध्यक्ष ने पूछा। खाना खाकर नहीं आए थे सर। क्यों? झगड़ा हो गया था। खाना बना नहीं था। देर हो गई थी। झगड़ा क्यों होगा के आश्चर्य से सोनसी ने विभागाध्यक्ष से कहा था। डब्बा दे दो, विभागाध्यक्ष ने कहा। मैं रुकूंगी, कहते हुए वह एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए बढ़ी। कमरे में बैठ जाओ, विभागाध्यक्ष ने कहा। परंतु सोनसी ने नहीं सुना। पास ही एक बरगद का पेड़ था। इस पेड़ की जड़ें जमीन पर उभरी थी। एक मोटी उभरी जड़ पर वह बैठ गई। बैठे बैठे वह पूरे महाविद्यालय को देख रही थी। रघुवर प्रसाद कहीं से भी निकलते तो कोई और देख पाता, इसके पहले वह देख ले तो। इतने में प्राथमिक शाला के बच्चों की पानी पेशाब की छुट्टी हुई। झुंड के झुंड बच्चे ओंठ में उंगली रखे निकले। कुछ बच्चे भागते हुए बेरकूट वाली बुढ़िया और चनामुर्रा वाली की तरफ दौड़े। सोनसी का ध्यान बच्चों के कारण बंट गया था। इस बंटे हुए ध्यान के बीच रघुवर प्रसाद सोनसी के सामने आ गए। जब सोनसी को ध्यान आया था तब सोनसी के पास बैठ गए थे। कब आ गए? सोनसी ने पहले पूछा। खाना लाई हो? चलो खा लो। यहाँ नहीं, अभी तो समय है। हाथ मुंह धो लो, चौक लगी है। दोनों हैंडपंप तक गए। एक छोटा लड़का पानी पी रहा था और एक छोटी लड़की उचक उचक कर हैंडपंप चला रही थी। रघुवर प्रसाद को देख बच्चा हट गया। पानी पी लिए? रघुवर प्रसाद ने पूछा। सुनकर वह भागता हुआ झुंड में मिल गया। छोटी लड़की का हैंडपंप चलाना रुका नहीं था कि वे लोग भी पी लें। मैं चलाती हूँ, तुम पानी पी लो,
सोनसी ने लड़की से कहा। सुनकर लड़की भागती हुई चली गई। भागते भागते उसने ओंठ में उंगली रख ली थी। सोनसी ने हैंडपंप चलाया। रघुवर प्रसाद ने अच्छे से हाथ मुंह धोया, फिर पानी पिया। प्राचार्य और कार्यालय के लोग बरामदे में खड़े थे। सोनसी ने पहुंचने के लिए अपना आंचल बढ़ाया था, पर रघुवर प्रसाद ने नहीं पहुंचा। दोनों महाविद्यालय से कुछ दूर एक डबरे के पास की चट्टान पर बैठ गए थे। वहां भी पेड़ की छाया थी। डबरे में छोटे छोटे 4-5 पुरन के पत्ते थे। डबरे के किनारे एक जगह घुइयां उगी थी। हरे गोल पत्ते थे। सोनसी ने डब्बा खोला। लाल भाजी है? हाँ, भात के साथ अच्छी लगेगी। खाना खाकर रघुवर प्रसाद ने डबरे के पानी से हाथ धोया। सोनसी ने चट्टान के ऊपर गिरे जूठन को उठा लिया था। थोड़ी मिट्टी लगाकर जल्दी से उसने डब्बा मांजा। हाथ में पानी लेकर चट्टान की जूठन की जगह पर उसने छिड़का और उसे लीप दिया। रघुवर प्रसाद ने पत्नी के आंचल से हाथ मुंह पोंछा। तुम्हारी साड़ी से घी की गंध आ रही है। घी की गंध? पता नहीं कैसे आ रही है, सोनसी ने कहा। तुम दूसरी साड़ी पहनकर आती। साफ धुली तो है। गृहस्थी के इतने दिन नहीं हुए थे कि रोज की पहनी साड़ी भी पुरानी हो जाती। पूछा। हैंडपंप तक दोनों आए। सोनसी ने हैंडपंप चलाया। रघुवर प्रसाद ने पानी पिया। मैं भी पीऊंगी, सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद ने हैंडपंप चलाया। सोनसी ने मुंह धोया और पैर धोए। आज तुमने कंघी नहीं की। रघुवर प्रसाद ने सोनसी के बिखरे बालों को देखकर बंधी चोटी में सिर पर कंघी फिरा दो तो काम चल जाता है। जल्दी में कंघी फिराने की याद नहीं रही। कक्षा की तरफ जाते हुए 8-10 छोटे छोटे बच्चों का झुंड ओंठ पर उंगली रखे पास से निकला। घुइयां के पत्ते तोड़ना भूल गई। जाते जाते तोड़ लूंगी। ने तोड़ लेना, रघुवर प्रसाद ने कहा। मैं जाऊं? तुमको सड़क तक छोड़ दूं? नहीं, तुम जाओ। जल्दी आना, जोर से सोनसी ने कहा। जाते हुए रघुवर प्रसाद पलट गए थे। हाँ, जल्दी आऊंगा, रघुवर प्रसाद ने धीरे से कहा। जल्दी आना बोलते ही सोनसी को लगा था कि उसने जोर से बोलने की गलती की। उसने अपने मुस्कुराहट वाले ओंठ पर उंगली रख ली थी। घुइयां की पत्ती तोड़ने के लिए वह डबरे तक गई। बड़ी बड़ी 8-10 पत्ती उसने तोड़ी। वह सड़क पर आ गई। कुछ देर खड़े रहकर उसने टेम्पो का रास्ता देखा, फिर पैदल घर की तरफ जाने लगी। विभागाध्यक्ष ने रघुवर प्रसाद से कहा, आपकी पत्नी चली गई। जी सर। क्या खाए? भात और लाल भाजी। क्या वह हाथी से लौट गई? नहीं सर। हाथी शाम को लौटेगा, वह टेम्पो से चली जाएगी। अब तक तो टेम्पो मिल गया होगा। न मिला हो, तुम अभी जाओगे तो रास्ते पर खड़ी वह मिल जाएगी। नहीं सर, टेम्पो देखते हुए घर की तरफ चली गई होगी। साइकिल से जाओगे तो मिल जाएगी। टेम्पो मिल गया होगा तो वह घर पहुंच रही हो। टेम्पो नहीं मिला होगा, विभागाध्यक्ष ने कहा। अभी तृतीय वर्ष की क्लास बाकी है। मैं पढ़ा दूंगा। तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ दो, रघुवर प्रसाद, विभागाध्यक्ष ने जोर देकर कहा। जी सर, प्राचार्य नहीं थे, चले गए थे। फिर भी रघुवर प्रसाद उस तरफ से बच रहे थे। यह किसकी साइकिल है सर? किसी की भी हो रघुवर प्रसाद, तुम ले जाओ। कल जल्दी ले आना। जिसकी साइकिल होगी बता दूंगा। कल समय पर हाथी आ गया तब सर। हाथी पर साइकिल लाद कर मत बैठना रघुवर प्रसाद। हाथी आने के पहले समय पर साइकिल से आ जाना। जी सर। रघुवर प्रसाद साइकिल से भागे। सोनसी को टेम्पो नहीं मिला होगा तो वे साइकिल पर बैठा लेंगे। घर पहुंच गई होगी तो वे भी घर पहुंचे जाएंगे। सोनसी आगे निकल गई थी। रघुवर प्रसाद तेज साइकिल चला रहे थे।
उन्हें लगा कि कुछ दूर आगे सोनसी जा रही थी। तेज हवा चल रही थी। साड़ी के फड़फड़ाने से आकृति में पहचान नहीं बन रही थी। इतने में आगे के आधे आकाश में काला बादल छा गया। रघुवर प्रसाद खिली धूप में साइकिल चला रहे थे। उन्हें पहले बादल की छाया तक पहुंचना था। वे कुछ पास पहुंचे होंगे। शायद सोनसी थी। बादलों के बीच थोड़ी सी चमकदार धूप निकली रहती है, उसी तरह बदली में सड़क पर जाती हुई सोनसी के इर्द गिर्द भर चमकदार धूप का उजाला दिख रहा था। सोनसी रुको, रघुवर प्रसाद ने जोर से आवाज दी। सोनसी पलटी। वह धूप में जगमग खड़ी थी। धूप भी ठहर गई थी। हाफते से रघुवर प्रसाद साइकिल से उतरे और साथ साथ चलने लगे। बहुत तेज चलती हो, रघुवर प्रसाद ने कहा। नहीं तो तुम क्यों आ गए? विभागाध्यक्ष ने छुट्टी दे दी। क्यों? तुमको छोड़ने के लिए। साइकिल भी दी ताकि मैं तुमको पा सकूं। चलो साइकिल पर बैठ जाओ, कैरियर की तरफ इशारा करते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। मैं पीछे कैरियर में नहीं बैठ सकती। घुया की पत्तियां बाएं हाथ में पकड़ी वह साइकिल के सामने बैठ गई। रघुवर प्रसाद आराम से साइकिल चला रहे थे। घर अभी दूर था। आजू बाजू खेत थे जिनमें धान लगे थे। सोनसी के बालों के कारण रघुवर प्रसाद की नाक में जोर की सुरसुरी हुई और छींक आ गई। छींक आने से साइकिल डगमगा गई थी। क्या हुआ? सोनसी ने पूछा। तुम्हारे बालों से नाक में सुरसुरी हुई और छींक आ गई। सोनसी ने दाहिने हाथ से सिर पर पल्लू रख लिया कि बाल ढक जाए। अब ठीक है। छींक आने से अच्छा लगा था। एक बार और आ जाती तो ठीक था। एक हाथ से रघुवर प्रसाद ने सोनसी के पल्लू को नीचे किया। सोनसी के बालों से रघुवर प्रसाद की नाक में फिर सुरसुरी होने लगी। अब की बार वे बहुत जोर से छींके। साइकिल जोर से डगमगाई। वे लंबे थे इसलिए पैर से साइकिल संभल गई। अभी गिर जाते, सिर को ढांकते हुए सोनसी ने कहा। कैसे गिर जाते? रघुवर प्रसाद ने कहा। महाविद्यालय के छूटने के समय साधु रघुवर प्रसाद को लेने गया था। महाविद्यालय की छुट्टी हुई पर रघुवर प्रसाद नहीं दिखे। रघुवर प्रसाद महाविद्यालय तो आए थे, क्या जल्दी लौट गए? विभागाध्यक्ष हाथी की तरफ आ रहे थे। हाथी के इर्द गिर्द कुछ विद्यार्थी रोज की तरह इकट्ठा हो गए थे। विभागाध्यक्ष विद्यार्थियों को हाथी से दूर रहने के लिए कह रहे थे। प्राथमिक शाला की छुट्टी पहले हो जाती थी, नहीं तो भीड़ बढ़ जाती। रघुवर प्रसाद तो चले गए। विभागाध्यक्ष ने साधु से कहा। टेम्पो से गए? नहीं, साइकिल से गए। मैं तो समय पर आया था, उदास होकर साधु ने कहा। कल भी साइकिल से आएंगे, विभागाध्यक्ष ने कहा। क्या उन्होंने साइकिल खरीद ली? खरीदी नहीं, मांग कर ले गए हैं। कल लौटा देंगे। अच्छा, प्रणाम, साधु ने विभागाध्यक्ष से कहा। वह लौट गया। हाथी चला गया था। तब भी विद्यार्थी वहीं खड़े थे। वे सब विभागाध्यक्ष की तरफ देख रहे थे। विभागाध्यक्ष उनसे कुछ बोलेंगे ऐसा विद्यार्थियों को लग रहा था। विभागाध्यक्ष ने विद्यार्थियों को अपनी तरफ उन्मुख खड़े देखा तो उनका मन हो रहा था कि वे कहीं विद्यार्थियों रघुवर प्रसाद का अजीब चक्कर है। उनको नियम से एक हाथी लेने आता जाता है। उनके कमरे की खिड़की से एक रास्ता जाता है। वहां एक सुंदर नदी बहती है। जो लोग वहां जाना चाहे जरूर जाए। तुम लोग घर जाओ, परंतु विभागाध्यक्ष ने कहा। आधी बदली और आधी धूप का मौसम था। सिर्फ आधी बदली और आधी धूप रही आती तब भी ठीक होता, परंतु केवल बदली हो जाती थी, फिर केवल धूप। थोड़ी थोड़ी देर में यही हो रहा था। यहाँ एक हाथी आया और चला गया था। हाथी न तो धूल उड़ाता हुआ आता था, न धूल उड़ाता हुआ जाता था।
प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों को रघुवर प्रसाद का हाथी पर बैठकर आना अच्छा लगता था। शाला के बच्चे यदि हाथी का चित्र बनाते तो वे केवल हाथी का चित्र नहीं बनाते, उसके ऊपर साधु भी बना देते और रघुवर प्रसाद उसमें बैठे होते। अब तो सोनसी भी उसमें बैठी होती। प्राथमिक शाला और महाविद्यालय के विद्यार्थी अच्छे चित्रकार होते और किसी आदमी का चित्र बनाते जो रघुवर प्रसाद जैसा दिखता, लड़की का चित्र बनाते जो सोनसी दिखती। सारे बच्चों ने देखा था कि हाथी और साधु रघुवर प्रसाद के साइकिल से चले जाने से उदास हो गए थे। तभी बच्चे ओंठ पर उंगली रखे उनकी उदासी को चुपचाप देख रहे थे। घर पहुंचते पहुंचते रघुवर प्रसाद ने सोनसी से कहा, महाविद्यालय आने जाने के लिए साइकिल ठीक रहेगी। पिता की साइकिल ले आएंगे और सुधरवा लेंगे। क्या हाथी से कहीं और घूमेंगे? कहीं और पैदल घूम लेंगे, रघुवर प्रसाद ने कहा। महाविद्यालय 8 किलोमीटर दूर था, जहां जाने के लिए हाथी या टेम्पो की जरूरत थी। घूमने के लिए सोनसी और रघुवर प्रसाद का कहीं और दूर नहीं था, आसपास था, कहीं और पैदल आ जा सकते थे। साइकिल रघुवर प्रसाद ने कमरे के अंदर रखी। साइकिल में ताला था। चारपाई किनारे हटाकर साइकिल के लिए जगह बनाई गई थी। रघुवर प्रसाद सोच रहे थे कि क्या साइकिल खिड़की के उस पार जा सकती है। उन्होंने साइकिल उठाई और खिड़की से साइकिल निकालने की कोशिश की। क्या कर रहे हो? सोनसी ने पूछा। मैं देख रहा हूँ कि साइकिल खिड़की से निकल सकती है या नहीं। सोनसी ने भी हैंडल पकड़कर खिड़की से सामने का चक्का निकालने की कोशिश की। चक्का अटकता था। खिड़की थोड़ी और बड़ी होती तो साइकिल निकल जाती। खिड़की बड़ी होनी थी, रघुवर प्रसाद ने कहा। कहीं और के अलावा खिड़की और कहीं और थी। शाम को घुनिया की पत्ती की साग बना लूंगी, सोनसी ने घुनिया की पत्तियों को टोकनी में रखते हुए कहा। सोनसी खिड़की से तालाब नहाने के लिए गई। बूढ़ी अम्मा तल की नदी में सोने के कणों के लिए रेत छानती हुई खड़ी थी। जब झाड़ने बुहारने जैसा कोई काम नहीं होता तब वह तल की नदी में कठुआ की थाली लेकर खड़ी हो जाती थी। कठुआ की थाली में रेत भरकर वह नदी के बहते जल में रेत को धोती और छानती थी। झुके झुके जब कमर दुखने लगती तो नदी में बैठ जाती। वह सोने के कण बीनती तब नदी के किनारे बंदर इधर उधर चट्टानों में बैठे रहते। कभी एक दो बंदर बूढ़ी अम्मा के पास आकर पानी में रेत खंगालने लगते। बूढ़ी अम्मा पानी उछालकर या नदी से पत्थर उठाकर बंदर को भगा देती थी। बूढ़ी अम्मा को पत्थर उठाते देख बंदर तुरंत भाग जाते थे। बहुत रेत खंगालने के बाद सोने का एक कण मिल जाता था। कभी कभी गेहूं इतना सोने का टुकड़ा मिल जाता। जब बूढ़ी अम्मा को सोने का कण मिलता था तो आसपास पेड़ पर बैठे तोते टेन टेन करने लगते थे। सोने के कण पाकर बूढ़ी अम्मा घर लौटती तब भी तोते टेन टेन बोलते और साथ साथ ऊपर उड़ते। बूढ़ी अम्मा की घर की छप्पर पर कुछ देर बैठे रहते। बंदर भी खुशी से उछलते कूदते लौटते थे। बूढ़ी अम्मा पानी में अधिक देर खड़ी मत रहो, सोनसी ने जाते जाते कहा। नहाकर घर आना, बूढ़ी अम्मा ने कहा जैसे थक गई हो। हाँ, सोनसी ने कहा। सोनसी ने पास धोने के लिए अधिक कपड़े नहीं थे। पहनी हुई साड़ी थी और रघुवर प्रसाद की चड्डी थी। कपड़े जल्दी धोकर वह नहाई। तभी उसने नदी की तरफ से उड़ते तोतों की टेन टेन सुनी। बूढ़ी अम्मा अब लौट रही है, सोनसी ने सोचा। नहाकर वह बूढ़ी अम्मा के पास गई। बूढ़ी अम्मा चाय बना रही थी। सोनसी धुले कपड़े चट्टान पर रखकर बूढ़ी अम्मा का हाथ बंटाने लगी। चाय पीते पीते सोनसी ने देखा कि एक काला बिच्छू डंक उठाए काली हंडियों के पीछे छुप गया। बिच्छू, सोनसी ने कहा। कहाँ? बूढ़ी अम्मा ने पूछा। हंडियों के पीछे चला गया। रहने दे, चला जाएगा। पहले चाय पी ले, बूढ़ी अम्मा ने कहा। चिमटा लेकर सोनसी हंडियों को सरकाकर देखने लगी। बिच्छू कोने से सटा था। चिमटा से
वह डर के मारे पकड़ नहीं पा रही थी। तभी बूढ़ी अम्मा ने खर्राटा झाड़ू से बिच्छू को बाहर बुहार दिया। बिच्छू चला गया, अब चाय पी ले, बूढ़ी अम्मा ने कहा। सोनसी जब तक पत्थर पर पैर ऊपर उठाए बैठी चाय पी रही थी, बूढ़ी अम्मा सोनसी को निहारती रही। चाय पीकर सोनसी बोली, जाती हूँ, अभी रुकना, बूढ़ी अम्मा ने कहा। बूढ़ी अम्मा ने काली चिक्कट कठुआ की पेटी में से कपड़े से बंधी एक पोटली निकाली। वह सोनसी के सामने नीचे बैठ गई। उसने पोटली खोली। एक जोड़ी सोने के कड़े थे। बूढ़ी अम्मा ने सोनसी को कड़े पहनाए। कड़े पहनकर चोरी चोरी कड़े को देखते हुए सोनसी ने पूछा, अब जाओ? जाओ, सुनते ही गीले कपड़े उठाते हुए सोनसी उछलते कूदते भाग गई। चूड़ियों के साथ कड़े खड़खड़ बज रहे थे। एक जगह रास्ते में रुककर सोनसी ने अच्छे से कड़ों को निहारा। वहीं झाड़ियों पर उसने गीले कपड़े फैला दिए। भागते हुए आ गई। रघुवर प्रसाद बहुत देर से उठे बैठे थे और किताब पढ़ रहे थे। सोनसी ने कड़े छिपा लिए थे। उसने सोचा सब काम कर ले तब रघुवर प्रसाद को बताए। कड़े कपड़े में बांधकर उसने कैलेंडर के खीले में टांग दिया। जल्दी जल्दी उसने खाना बनाया। खा पीकर तैयार रघुवर प्रसाद हाथी आने के पहले महाविद्यालय चले गए। साइकिल चलाते हुए उन्हें अच्छा लग रहा था। थकावट नहीं लग रही थी। उन्होंने सोचा कि पिता की साइकिल वे ले आएंगे। आगे रास्ते में हाथी मिलेगा ऐसी संभावना नहीं थी। पीछे से हाथी उन तक नहीं आ सकता था। वे महाविद्यालय पहले पहुंच गए थे। महाविद्यालय के दरवाजे खोले जा रहे थे। साफ सफाई चल रही थी। प्राथमिक शाला में पढ़ाई हो रही थी। वे अपने कमरे में चले गए और पढ़ाई करने लगे। सोनसी अभी चौके का धरना उठाना कर रही थी। खाना वह बहुत देर से खाती था। नहा धोकर सुबह थोड़ा बाकी बचा खा लेती। बासी नहीं बचा होता तो भूखी रहती। दोपहर को घर का सब काम करने के बाद खाती। अभी वह काम कर रही थी कि उसे हाथी की आवाज आई। दरवाजा खोलकर वह आई। साधु रघुवर प्रसाद को लेने आया था। वे तो चले गए। हाथी के पास जाकर उसने कहा, ने खाना खाकर नहीं गए? साधु ने पूछा। खाना खाकर गए। डब्बा नहीं पहुंचाना है? कल साइकिल से आए थे, आज साइकिल पहुंचाने गए हैं। चाय पियोगे? उसने साधु से पूछा। नहीं, साधु ने कहा। वह लौट कर आ गई। दरवाजा बंद करते करते उसने देखा साधु शायद जाने को था। काम खत्म करने के बाद वह खाने बैठी। कुछ दिन पहले खाते समय एक भूरे रंग की गाय खिड़की के तरफ आ गई थी। उसने गाय को 2 रोटी दी तो गाय परचा गई। गाय रोज आने लगी। ठीक समय पर खिड़की पर आ जाती थी। गाय के लिए 2 रोटी थी। उसके लिए भात था। रात की बची धुइयां की भाजी और थोड़ी आलू थी। घुया की भाजी रघुवर प्रसाद नहीं खाए थे। भाजी गले में किनकिनाती थी। रघुवर प्रसाद के लिए उसने सुबह आलू बना ली थी। खाना खाने के पहले उसे लगा कि हाथी चिंगाड़ा है। दरवाजा खोलकर उसने देखा अकेला हाथी खड़ा था। साधु नहीं था। आसपास होगा। वह बाहर आ गई। साधु नहीं दिख रहा था। वह हाथी के पास गई। थोड़ी देर वहां खड़ी रही। उसने सोचा कि वह उस पेड़ तक जाए जिस पर छुपकर बीड़ी पीने वाला लड़का बैठा होगा। उससे पूछे कि साधु कहाँ गया। साधु को बुला लाने के लिए उससे कहे। रघुवर प्रसाद को बुलाने में बहुत समय लगेगा। लौटकर वह चुपचाप खुले दरवाजे से टिककर बैठ गई। खाना खाने का अभी मन नहीं हो रहा था। कभी उसको भ्रम होता कि हाथी चल रहा है, सड़क की तरफ जा रहा है। कभी भ्रम होता कमरे की तरफ आ रहा है। पर ऐसा नहीं था। खिड़की की तरफ गाय आ गई थी। वह रोटी लेने गई।
2 रोटी देते देते उसे लगा कि एक रोटी हाथी को भी देनी चाहिए। सोनसी के हाथ से एक रोटी खाकर गाय कुछ देर खड़ी रही, फिर चली गई। दूसरी रोटी लेकर वह हाथी के पास गई, कुछ और पास गई। रोटी फेंक कर देना ठीक नहीं था। रोटी हथेलियों में रखकर उसने दोनों हाथ फैला दिए। हाथी सूंड फैलाकर रोटी लेता, पर सोनसी दूर थी। 2 कदम सूंड फैलाए हाथी बढ़ा, तब सोनसी ने आंख मूंद लिए थे। रोटी मुंह में डालकर हाथी पीछे हट गया था। सोनसी ने हाथी को पीछे हटते आंख खोलकर देखा। हाथी के सूंड का स्पर्श उसकी हथेलियों को हुआ या नहीं, इसका पता उसे नहीं चला। वह थोड़ी देर वहां खड़ी रही। दोनों पड़ोस के लोग कल से नहीं दिख रहे थे। आज दोनों दरवाजों में ताले थे। सोनसी को साधु आगे एक गली से निकलकर आता हुआ दिखाई दिया। वह साधु के आते तक रुक गई। हाथी छोड़ गए थे। सोनसी ने कहा, हाँ, गली में एक परिचित के पास जाना था। गली में हाथी नहीं जा सकता था, इसलिए छोड़ गया। हाथी कुछ नहीं करता, मैं जाता हूँ। हाथी पर बैठकर उसने प्रणाम कहा। वह चला गया। अब वह फुर्सत से खा सकेगी। शाम का समय था, अंधेरा हो गया था। सड़क की बिजली जल गई थी। घर के सामने के बिजली के खंबे के नीचे बोरा बिछाकर रघुवर प्रसाद बैठे थे। मोहल्ले के 2 लड़के और थे। रघुवर प्रसाद उन्हें गणित पढ़ा रहे थे। सोनसी घर का काम निपटाकर खाना ढांक कर बैठी थी। कैलेंडर के खीले में टंगे पोटली को वह जब तब देख लेती थी। 2 बार उसने टटोल कर देखा था। उड़काए दरवाजे के पल्ले को खोलकर रघुवर प्रसाद को भी देखती थी। कड़ा दिखाने का उसे मौका नहीं मिला था। रघुवर प्रसाद उसी साइकिल से आए थे। साइकिल किसकी थी यह पता नहीं चला था। विभागाध्यक्ष ने रघुवर प्रसाद से कहा था, 1 दिन और अपने पास रख लो, फिर कार्यालय में जमा करा देंगे। लावारिस साइकिल की खबर महाविद्यालय और प्राथमिक शाला दोनों को थी। साइकिल शिक्षक या विद्यार्थी किसी की नहीं थी। रघुवर प्रसाद जल्दी आ गए थे। साधु हाथी लेकर रघुवर प्रसाद को लेने महाविद्यालय गया था। रघुवर प्रसाद के न मिलने से साधु निराश हुआ था। शाम को वह नहीं आया। सोनसी ने रघुवर प्रसाद को घर के सामने हाथी छोड़कर चले जाने की बात बताई थी। परीक्षा का समय नजदीक आ रहा था। शाम होते ही विद्यार्थी रघुवर प्रसाद के पास आने लगे थे। सोनसी समझ रही थी कि रघुवर प्रसाद साइकिल चलाकर और पढ़ाई से थक गए होंगे। उसे तंग नहीं करना चाहिए। उसने दरवाजे से देखा, पहले 3 लड़के थे, अब 5 लड़के हो गए थे। पर उससे रहा नहीं गया। उसने मुंह हाथ धोया, कड़े पहने, काजल की डिब्बी से काजल लगाया। दरवाजा खोलकर देखा तो अब 2 लड़के दिखाई दिए। दोनों लड़के भी थोड़ी देर में चले जाएंगे। दरवाजा उड़काकर उसने पेटी से एक पीली साड़ी निकाली। इस साड़ी में चांदी के प्लास्टिक जरी थे। खटिया की आड़ में उसने साड़ी पहनी। तैयार होकर उसने सोचा कि एक गिलास पानी रघुवर प्रसाद के लिए ले जाए। प्यास लगी होगी तो पी लेंगे। सोनसी बाहर सड़क पर आई तो रघुवर प्रसाद आगे के खंबे की तरफ जा रहे थे। वहां भी 4 लड़के बत्ती के नीचे पड़ रहे थे। पेड़ पर छिपकर बीड़ी पीने वाले लड़के ने सोनसी को रघुवर प्रसाद के पीछे आते देखा होगा। उसने रघुवर प्रसाद को बताया। रघुवर प्रसाद ने पीछे मुड़कर देखा। रघुवर प्रसाद को खड़ा देख सोनसी सजीत जी पानी का गिलास लिए बढ़ी। सड़क पर कोई नहीं दिख रहा था। इधर उधर के 2-3 खंभों के नीचे विद्यार्थी पढ़ते हुए दिख रहे थे। बीच सड़क पर सोनसी ने रघुवर प्रसाद को गिलास दिया। रघुवर प्रसाद ने पूरा पानी पिया। तब भी गिलास की तली में कुछ बूंद पानी बचा था। उस पानी को सोनसी ने ऊपर से मुंह में डाल लिया। रघुवर प्रसाद के बचे पानी को सोनसी इसी तरह पी लिया करती थी।
रात के सन्नाटे में सारा बाहर इनके घर की तरह लग रहा था। जब सोनसी ने पानी पिया तो रघुवर प्रसाद ने कड़े को देखा और सोनसी को देखा। कड़ा किसने दिया? बूढ़ी अम्मा ने। खुश होकर उसने कहा, क्या तुम नहाई हो? नहीं, बस मुंह हाथ धोया है। घर कब आओगे? सोनसी ने धीरे से पूछा। तुम चलो, मैं आता हूं। देर तो नहीं करोगे? नहीं। भूख नहीं लगी? नहीं, मुझको भूख लगी है, तुम खा लेना। सोनसी लौट गई। सोनसी के जाने के बाद रघुवर प्रसाद का मन घर लौटने का हो रहा था। बिजली के खंबे के नीचे पढ़ रहे लड़कों से उन्होंने कहा, अब कल पढ़ेंगे। तेजी से लौटते हुए घर के सामने के बिजली के खंबे के नीचे पढ़ रहे लड़कों से कहा, आज की छुट्टी है। दरवाजा उड़काया हुआ था। कमरे की बत्ती जल रही थी। साइकिल से वे टकराते टकराते बचे। सोनसी घर पर नहीं थी। दरवाजा उन्होंने बंद किया और वे खिड़की से कूद गए। चंद्रमा निकला नहीं था। बीच की पगडंडी में खिड़की से कमरे का उजाला पड़ रहा था। सोनसी इसी पगडंडी से गई होगी। उस पगडंडी पर वे तेजी से चल पड़े। आगे बूढ़ी अम्मा की छोटी ढिबरी का उजाला उस गहरे अंधेरे में दूर तक गया था। ढिबरी का उजाला फीका होते होते जहां खत्म हुआ सा था वहां तक रघुवर प्रसाद गए। इसके बाद एकदम अंधेरा था। सोनसी कहाँ गई? रघुवर प्रसाद अंधेरे में बढ़ नहीं पा रहे थे। कहाँ गई होगी, उन्होंने सोचा। आगे कुछ दूर हवा चलने से पेड़ों की हरहराने की आवाज आ रही थी। इस तरफ के पेड़ शांत थे। इधर हवा नहीं चल रही थी। उधर हरहराने की तेज आवाज फिर आई। रघुवर प्रसाद उधर ही बढ़ गए। एक जगह घने पेड़ की जगह थी। पेड़ वहां हवा से डोल रहे थे। रघुवर प्रसाद वहीं खड़े हो गए। रघुवर प्रसाद के खड़े होते ही हवा जैसे शांत हो गई। पेड़ भी शांत हो गए। तभी बड़ा सा चंद्रमा निकला। बहुत बड़ा चंद्रमा था। एक बड़ी चौरस काली चिकनी चट्टान पर लेटी हुई सोनसी चंद्रमा के निकलते ही दिखी। पीली हल्दी साड़ी की चांदी की प्लास्टिक जरी चंद्रमा के प्रकाश की किनार लगी साड़ी लग रही थी। चांदी की पैर पट्टी चंद्रमा के प्रकाश से बनी पैर पट्टी थी। चांदी के बाले चंद्रमा के प्रकाश से बने कान में थे। दूसरे कान में छोटी सी कनफुल्ली जो अम्मा ने दी थी वह सुनहरे प्रकाश बिंदु की फुल्ली थी। हाथ में सोने के कड़े भारी सुनहरे प्रकाश से बने लग रहे थे। इसके अलावा भी सोनसी का शरीर कहीं कहीं इतना रह रहकर प्रकाशित होता था कि वह भी चंद्रमा के प्रकाश के गहने से सजा हुआ लगता था। रघुवर प्रसाद ने देखा कि 4 जुगनू सोनसी के पोलका के अंदर फंसे हुए निकलने की कोशिश कर रहे थे। पोलका पीले छींट का था। उसमें छोटे छोटे फूल बने थे। रघुवर प्रसाद सोनसी के कुछ समीप आए तो उसने रघुवर प्रसाद को आंख खोलकर देखा। वह आंख खोलकर गहरी नींद में जागी हुई थी। रघुवर प्रसाद सोनसी के पास इस तरह आए जैसे स्वप्न में आए हों, फिर स्वप्न से बाहर आ गए हों। स्वप्न के अंदर और बाहर में अंतर नहीं था। सोनसी ने रघुवर प्रसाद को जान लिया था। रघुवर प्रसाद ने छींट के पोलका को खोलकर छींट के फूलों को सब तरफ बगरा दिया था। 4 जुगनू सोनसी के अनावृत स्तन में जगमग जगमग ठहरे हुए थे। रघुवर प्रसाद उनको बीन कर उड़ा रहे थे। जुगनू इधर उधर जुगनू से भरे पेड़ों के जगमग में चले थे। रघुवर प्रसाद ने सोनसी के कड़ों को देखा। उन्होंने दाहिने हाथ से सोनसी के बाएं हाथ को पकड़ा। सोनसी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, जिससे कड़ा काली चिकनी चट्टान में खड़खड़ घिसाता गया। सुबह की किरण ने जैसे ही सोनसी को छुआ, सोनसी गहरी नींद के बाद भी जाग गई। सुबह की किरण ने झकझोर कर सोनसी को छुआ था। उठकर उसने देखा तो जगह जगह काली चिकनी चट्टान पर चांदी और सोने की आड़ी टेढ़ी लकीरें खिंची हुई थी। सोनसी ने रघुवर प्रसाद को जगाया। रघुवर प्रसाद जागे तो सोनसी ने कहा, देखो। रघुवर प्रसाद ने पूरी काली चट्टान में रुपहली और सुनहली लकीरें देखीं।
पैरों की पैरपट्टी के कुछ निशान अर्धचंद्राकार थे। एक अर्धचंद्राकार के बाद दूसरे अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार के ऊपर पैरपट्टी की तिरछी छोटी छोटी लकीरें थीं। हाथ के कड़े के निशान भी दोनों तरफ अर्धचंद्राकार और इधर उधर गड्ढमड्ढ बने थे। काली चौरस चट्टान कसौटी की चट्टान थी। बैठे बैठे झुके हुए रघुवर प्रसाद चिन्हों को पहचान रहे थे। ये पैरपट्टी के चिन्ह हैं। सोनसी भी घुटने के बल बैठ गई। पैरपट्टी के निशान को उंगली से रगड़कर देखने लगी। निशान मिटे नहीं। कान की फुल्ली के निशान नहीं बने होंगे। रघुवर प्रसाद ने सोनसी की तरफ अलसाई मुस्कुराहट के साथ देखा। कैसे नहीं बने होंगे? कान को छूते हुए सोनसी ने कहा। चट्टान की ऊपर की तरफ के चिन्हों में दोनों कान की फुल्ली के चिन्ह को ढूंढने लगे। ये कान की फुल्ली के चिन्ह हैं। सोनसी ने उंगली रखकर कहा। बहुत छोटे छोटे चिन्ह थे। रघुवर प्रसाद ने सोनसी के कान की तरफ देखा। तुम्हारे कान लाल हैं। क्या पता, उसने कहा। एक जगह अलग थलग चांदी की लकीरें थी। ये काहे के चिन्ह हैं? सोनसी ने पूछा। ये भी पैरपट्टी के चिन्ह हैं। अच्छा, धीरे से उसने कहा, जैसे उसे याद नहीं। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक पत्थर पर 2 कप चाय रखी थी। चाय गरम थी। अभी अभी बूढ़ी अम्मा ने रखी होगी। चाय से भाप निकल रही थी। सोनसी पोलका पहनने लगी। चाय पीकर कप हाथ में लिए दोनों भागे। बूढ़ी अम्मा के घर के सामने एक पत्थर पर कप रखकर वे फिर भागे। बूढ़ी अम्मा उन्हें नहीं दिखी। बूढ़ी अम्मा घने पेड़ों के नीचे चट्टानों की आड़ में किसी जगह बैठे बैठे बुहार रही होगी। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा आई। सूर्य के तेज में चट्टान पर लकीरें कौन सी चमक रही थी। बूढ़ी अम्मा चट्टान के कोने पर बैठ गई। वह सुस्ता रही थी। वह बुहारने के काम से थकी हुई पर खुश थी। गहरे लकीरों से भरे चेहरे में उसकी प्रसन्नता दिख रही थी। वह बच्चों के जीवन के चिन्हों को छू रही थी। तभी उड़ते हुए पक्षी ने बीट किया जो चट्टान के ऊपर पड़ा। बूढ़ी अम्मा ने गुस्से से उड़ते हुए पक्षियों को देखा। जितने पक्षी बूढ़ी अम्मा को दिखे थे सबको मालूम हो गया था कि गलती हुई है और बूढ़ी अम्मा गुस्सा है। चट्टान के पास ही एक पत्थर गड्ढे में साफ पानी भरा था। बूढ़ी अम्मा ने वहीं से उलीचकर चट्टान पर पानी डाला और पक्षी के बीट को साफ किया। पक्षियों ने फिर कभी उस चट्टान पर बीट नहीं किया। सोनसी को कमरे की तरफ लौटते हुए अचानक कुछ याद आया, जैसे रुककर कहा कि बाद में भूल न जाए। जब जब मैं आँख खोलती थी तो आकाश में कभी बिजली की चांदी की लकीर दिखाई देती थी तो कभी सोने की। मैंने बिजली के कड़कने की आवाज भर सुनी थी, रघुवर प्रसाद ने कहा। मैंने आवाज नहीं सुनी। आँख खोलने से कौंध भर दिखाई देती थी। मुझे बिजली नहीं दिखाई दी थी, पर बिजली कड़क रही थी। दूसरे दिन रघुवर प्रसाद साइकिल से जाने के लिए खा पीकर पहले से तैयार थे, परंतु साधु रघुवर प्रसाद को लेने की रघुवर प्रसाद चले न जाए पहले आ गया। जब वे साइकिल बाहर निकाल रहे थे तब हाथी खड़ा था। साधु पेड़ के नीचे बैठा था। शायद देर से बैठा था। आवाज सुनकर वह खड़ा हो गया। अंगोछे को झटका कर उसने फिर से कंधे पर रखा कि जाने के लिए तैयार है। रघुवर प्रसाद साधु के पास गए। सोनसी भी छोड़ने आ गई थी। रघुवर प्रसाद ने हिचकते हुए साधु से कहा, मुझे साइकिल छोड़ने जाना है, इसलिए साइकिल से निकल जाता हूँ। साइकिल हाथी पर रखकर छोड़ देते हैं, साधु ने कहा। हाथी पर साइकिल रखकर बैठते बनेगा या नहीं? रघुवर प्रसाद ने सोचा। मैं साइकिल चलाकर साइकिल छोड़ू दूंगा, इसमें आसानी होगी। चलिए साथ चलेंगे, मुझे उधर जाना ही है। साइकिल ऊपर लादने से हाथी को चोट लग सकती है। हाथी को चोट नहीं लगेगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। साइकिल छोड़ने का इंतजाम बाद में कर लेंगे।
मैं साइकिल कमरे में रख कर आता हूँ, कुछ सोचकर रघुवर प्रसाद ने कहा। कमरे में साइकिल रखने गए तो पीछे सोनसी भी गई। हाथी से चला जाता हूँ। साइकिल किसकी है यह भी पता नहीं चला। पहले हाथी हुआ, अब साइकिल भी हो गई। रघुवर प्रसाद सोनसी से कह रहे थे। वे बाहर निकले तो सोनसी ने कहा, जूता उतार लो। रघुवर प्रसाद जूता हाथ में लेकर हाथी पर सवार हो गए। था खाना खा लिया है? साधु ने रघुवर प्रसाद से पूछा। हाँ, अभी समय है इसलिए पूछा। आप निकल न जाए इसलिए बहुत पहले आ गया, मैं परसों के बाद चला जाऊंगा। रास्ते में साधु ने कहा। परसों जाओगे? परसों के बाद कभी भी। रघुवर प्रसाद ने यह पूछते पूछते कि हाथी से जाओगे नहीं पूछा। मेरे पास एक तोता है, जा रहा हूँ इसलिए उसे पड़ोस में दे दिया है। वे लोग तोते की अच्छी तरह देखभाल करेंगे। लौटूंगा तो पिंजड़ा ले लूंगा। हाँ, तोते की देखभाल में अधिक खर्च नहीं है। उसे तो एक कौर दाल भात सुबह और शाम चाहिए, कभी हरी मिर्च कभी चना। तोता जगह भी नहीं घेरता, थोड़ी सी जगह चाहिए। तोता से खतरा भी नहीं, सभी तोते काटते नहीं। पिंजरा खोल दो तो बाहर घूमता फिरता है और थककर पिंजरे में लौट आता है। पिंजरे में बिल्ली से सुरक्षित रहता है। कई दिनों के लिए दूसरे गांव जाना पड़े तो लोग अपना पालतू कुत्ता किसी को देख रेख के लिए दे देते हैं। पालतू कुत्ता बहुत जल्दी हिलमिल जाता है। जिसके घर में रहेगा घर की देखरेख करेगा। चोर आएगा तो भौंकेगा। कुत्ता रहने से सहारा हो जाता है। बासी भात से उसका पेट भर जाता है। घर के कोने में पड़ा रहता है। घर में जगह नहीं होती तो बाहर पड़ा रहता है। रघुवर प्रसाद ने उदासी से कहा, मनुष्य जीव की देखभाल अच्छे से कर सकता है। घर के सामान की तरह कुत्ता तोता की ताले में नहीं रख सकते। गाय रहती तो गाय को भी देखभाल के लिए सौंपना पड़ता। यात्रा में एक मिट्ठू ले जाना कठिन है तो गाय कैसे ले जा सकते हैं, जबकि कुछ दिनों बाद लौटना है। पालतू जीव से प्रेम हो जाता है। गाय एक बड़ा जानवर है, रखने के लिए अधिक जगह चाहिए। हाँ ठीक है, गाय को पुण्य के काम के तरह भी सेवा के लिए रख लेते हैं। गाय यदि दूध देती हो तो अच्छा है। रघुवर प्रसाद ने कहा, पुण्य तो किसी भी जीव की सेवा में मिल सकता है। साधु ने कहा, गाय के साथ बछड़ा हो तो वह भी देना पड़ता है। साधु ने फिर कहा, हाँ ऐसा कहा होता है कि एक को गाय दे दी और एक को बछड़ा। माँ बेटे को एक साथ रखना पड़ेगा। नहीं, बछड़ा बड़ा हो तो दिया जा सकता है। रघुवर प्रसाद ने विभागाध्यक्ष से पूछा, सर साइकिल किसकी है यह मालूम पड़ा? मालूम नहीं, कौन छोड़कर चला गया? आसपास के गांव की होगी। कोई लड़का चलाता हुआ आया होगा और साइकिल भूल गया। चोरी की साइकिल तो नहीं छोड़ गया, क्या पता। हाथी से आए हो, साइकिल से क्यों नहीं आए? साइकिल से निकल रहा था कि हाथी लेकर साधु आ गया। मैंने उससे कहा कि साइकिल छोड़ने जाना है। वह कहता था साइकिल भी हाथी पर रख लो। हाथी बड़ा और ताकतवर है तो उस पर कुछ भी लाद लो, ऐसा थोड़े होता है। बैलगाड़ी से जा रहे होते तो क्या कहता कि बैलगाड़ी लाद लो? नहीं सर, मैंने साइकिल नहीं लादी, मुझे लगा साइकिल लादने से हाथी को चोट लग जाएगी। साइकिल घर में छोड़ दी है। साइकिल मैं कार्यालय में जमा करा दूंगा। आज ही करा देते तो अच्छा था। प्राचार्य को लगेगा कि पुलिस में रिपोर्ट लिखाना है तो लिखा देंगे और साइकिल थाने में जमा करा देंगे। मैं कल ले आऊंगा। विभागाध्यक्ष शांत थे। वे लिख रहे थे। सर एक बात पूछूं? पूछिए। अगर यात्रा में आपका परिचित जा रहा हो और उसके पास एक छोटा पालतू जानवर हो तो क्या आप उसे कुछ दिन के लिए रख लेंगे? यदि वह कहे, कौन सा जानवर? नेवला, रघुवर प्रसाद ने कहा। नहीं, मैं नहीं रखूंगा, सांप से नेवला बचाता है।
अरे नहीं, मैं नहीं रखूंगा। गाय गाय रख लूंगा। कुछ सोचकर उन्होंने कहा, बैल बैल नहीं रखूंगा। गाय रखूंगा तो एक राउत रखना पड़ेगा। राउत लोग बहुत तंग आते हैं। किसी दिन आएंगे, किसी दिन नहीं आएंगे। काम खुद करना पड़ेगा। पीछे आंगन में जगह भी है। गाय पालने की बात तो मैं सोच भी रहा हूं। अच्छी गाय मिल जाए तो खरीद लूंगा। कोई है क्या? नहीं सर, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। रात को रघुवर प्रसाद सोनसी से कह रहे थे, साधु परसों के बाद कभी चला जाएगा, हाथी छोड़कर तो नहीं जाएगा? यह मैंने नहीं पूछा। उसके पास एक तोता था। तोता को देखरेख के लिए पड़ोस में दे दिया है। हाथी भी पड़ोस में दे देता। देना होता तो पहले नहीं दे देता। तब तो वह हाथी से ही जाएगा। अगर वह अपने से कहे कि हाथी रख लो तब मना कर देंगे। मना करना ठीक रहेगा। यहां अपने पड़ोसी भी हाथी रखने नहीं देंगे। हाँ, बच्चा कुचल सकता है, हाथी जानबूझकर तो नहीं कुचलेगा। जैसे महाविद्यालय में कोई साइकिल छोड़ गया वैसे घर के सामने साधु हाथी छोड़ देगा तो वह हाथी भी लावारिस हो जाएगा। पर हाथी साधु का है, यह मालूम है। 2-1 दिन रखकर देखेंगे, बाद में छोड़ देंगे। जब हम भी हाथी छोड़ देंगे तब वह लावारिस होगा। जब बांधते बनेगा तभी तो छोड़ेंगे। देख रेख छोड़ देंगे, भूखा प्यासा घर के सामने रहेगा। 2 रोटी दे सकोगी? पेड़ की डाल तोड़कर ले आएंगे। 2 बाल्टी पानी दे सकेंगे? वह हाथी रखने के लिए कहे तो तुम उससे कहना पड़ोसी को तोता दिए हो वह हमको दे दो, हाथी उसको दे दो। पड़ोसी ने सोचकर तोता मांगा होगा, वह अब राजी नहीं होगा। हाथी खिड़की के पीछे चला जाता। वहां जंगल में घूमता। वहां केले के जंगल हों। कितने तालाब हैं। तालाब में घुसकर नहाता। दोनों हाथी पर बैठकर घूमते। साइकिल तक खिड़की से नहीं जा सकी। हाथी कैसे जाएगा? पर वहां चला जाता तो अच्छा होता। जो होगा देखेंगे। अभी से चिंता क्यों करें? हाँ, दोनों चुप हो गए। दोनों के चुप होने से सन्नाटा हो गया। सोनसी के कड़े खड़ खड़ बजते थे। धरती आसमान की तरह लगती थी। अंधेरे में सोनसी ने रघुवर प्रसाद के कान में फुसफुसाकर कहा, क्या हम अपने आप खिड़की से बाहर जा रहे हैं? नहीं, खिड़की का बाहर अंदर आ रहा है। तालाब पहले आया, फिर तालाब का किनारा आया। पगडंडी पहले आई, फिर धरती आई। तारे पहले आए, फिर आकाश आया। पेड़ का हरहराना पहले आया, फिर पेड़ आए। फिर तेज हवा आई। महक आई। महक के बाद फूल खिले। साइकिल खिड़की के बाहर नहीं गई, खिड़की का बाहर साइकिल तक आ गया। पर मैं कैरियर में नहीं बैठूंगी, सामने तुम्हारी बाहों के बीच बैठूंगी, सोनसी ने कहा। सुबह कमरा नहाया हुआ लग रहा था। कमरे की हर चीज धुली लग रही थी। रघुवर प्रसाद बिस्तर से सोकर ऐसे उठे जैसे नहा धोकर उठे हैं। साइकिल धुली पुछी थी। रघुवर प्रसाद के पहले सोनसी उठ गई थी। तुम कब उठी? अभी थोड़ी देर पहले। घर धुला धुला लग रहा है। सुबह मैं उठी तो मुझे लगा कि तालाब खिड़की से बाहर जा रहा है। मैं बाद में उठा तब तालाब का किनारा जा रहा था। पेड़ चले गए, पर पेड़ का हरहराना अभी यहां रह गया है, सोनसी ने कहा। महक है। किसी कोने में फूल अभी अभी खिला है, कोनों में फूल खिले हुए हैं। मैं देख चुकी। रघुवर प्रसाद ने कहा, मुझे महाविद्यालय जल्दी जाना पड़ेगा, साइकिल पहुंचानी है, नहीं तो हाथी पर लादना होगा। साइकिल कार्यालय में जमा होगी। तुम डब्बे में भात दे देना, मैं वहीं खाऊंगा। शाम को टेम्पो से लौटोगे? सुबह से जा रहा हूं, महाविद्यालय के खुलते तक इधर उधर घूमता रहूंगा।
विभागाध्यक्ष से छुट्टी मांग लूंगा। मिल गई तो टेम्पो से, नहीं तो हाथी से, रघुवर प्रसाद ने कहा। कमरे से पेड़ों का हरहराना चला गया। अब पेड़ों में हरहराने की आवाज बाहर से आ रही है, सोनसी ने कहा। पेड़ों की हरहराने की आवाज में चिड़ियों की चहचहाहट भी बैठी थी। चिड़ियों की चहचहाहट भी साथ चली गई, रघुवर प्रसाद। पेड़ की आवाज के पहले चिड़ियों की चहचहाहट उड़कर चली गई हो, सोनसी ने कहा। पेड़ की आवाज की शाखा में चिड़ियों की चहचहाहट बैठी होगी। अचानक उड़कर गई, चौंक कर गई। जब मैंने तुम्हारी चादर झटकारी थी, तुम जब अपनी चादर झटकारी थी तब चौंक कर चहचहाहट उड़ी। हम दोनों एक ही चादर ओढ़े थे, परंतु ठंड नहीं थी। परंतु खिड़की के पल्ले खुले थे, परंतु चादर में चिड़ियों की चहचहाहट थी। परंतु कुछ यह भी हुआ, साइकिल लौटाने रघुवर प्रसाद चले गए। रास्ते में इस बार उनका ध्यान 4 ताड़ के पेड़ों पर गया। पेड़ वही थे और रघुवर प्रसाद वहां महाविद्यालय जाने का इंतजार किए बिना महाविद्यालय जा रहे थे। हो सकता है ताड़ के पेड़ों को इस तरह रघुवर प्रसाद का महाविद्यालय जाना अटपटा लगा हो। ताड़ के पेड़ों ने रघुवर प्रसाद को साइकिल से जाते हुए न भी देखा हो, हाथी से जाते हुए जरूर देखा होगा। साइकिल सर पर जाती है, हाथी धीरे धीरे जाता हुआ था। रुककर इंतजार किए नहीं, चलते चलते हाथी पर इंतजार कर रहे हैं। यह अंतर होगा। रघुवर प्रसाद जितनी तेजी से आगे गए, ताड़ के पेड़ उतनी तेजी से पीछे छूट गए, जैसे कैरियर से सामान गिर गया। मालूम नहीं पड़ा और सामान पीछे और पीछे छूटता रहा। साइकिल से जा रहे हैं का ऐसा उत्साह था। लौटते समय छूटी हुई चीज जहां छूटी थी मिलती जाएगी। सड़क एकदम खाली थी, तब भी उन्होंने घंटी बजाई, लगातार बजाई कि शायद जो भी सामने था हटता जाए। हो सकता है कि सड़क के दोनों किनारे के पेड़ पहले सड़क पर रहे हों। रघुवर प्रसाद की घंटी बजाने से दोनों किनारे हो गए और सड़क खाली हो गई। सड़क पर पड़े एक पत्थर के ऊपर सामने का चक्का पड़ा तो फट से ट्यूब फट गया। ट्यूब के फटने से वे चौंक गए। साइकिल किनारे के पेड़ से टकराते बची। खाने का डब्बा झोले में था और हैंडल में टंगा था, इसलिए गिरने से बच गया। टेम्पो वाली जगह से वे बहुत आगे नहीं आए थे। साइकिल पैदल लेकर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। पंक्चर सुधारने वाला वही था। रघुवर प्रसाद ने साइकिल पेड़ से टिकाई और पत्थर को सड़क से दूर फेंका। फिर वे साइकिल लेकर लौट पड़े। यह समय अभी भी हाथी के आने का नहीं था। अच्छा हुआ कि वे आज बहुत पहले निकल आए थे। पंक्चर सुधारने वाले के पास काम नहीं था। वह रघुवर प्रसाद को पहचानता था। उसने कहा, समय लगेगा, स्पोक ढीला है, साइकिल का रिम कुछ सीधा करना पड़ेगा, चिमटा के छर्रे बदलने होंगे। दूसरे की साइकिल थी, पंक्चर उनके कारण था, बाकी खराबी पहले की थी, केवल पंक्चर सुधार दो। दूसरे की साइकिल है, पहुंचाने जा रहा था। स्पोक कसना पड़ेगा, नहीं तो रिम और टेढ़ा हो जाएगा। अच्छा कस देना। साइकिल खोलते हुए उसने फिर कहा, समय लगेगा। हाथी, नहीं तो टेम्पो से चले जाइए, बाद में साइकिल ले जाना। साइकिल आज लौटानी है, साइकिल साथ लेकर जाना पड़ेगा, घंटा भर लग जाएगा। रघुवर प्रसाद इस 1 घंटे भर में कई बार 4 ताड़ के पेड़ों को देखे होंगे। कई दिनों का हिसाब इन पेड़ों को देना था जो इनके देखने से चुक रहा था। इस दृश्य में फिर पूर्व की तरह हाथी आता हुआ रघुवर प्रसाद को दिखा। हाथी वहां रुका। साधु ने रघुवर प्रसाद को नहीं देखा था, वह रोज की तरह उतरा था। रघुवर प्रसाद साधु को आते देख उठकर खड़े हो गए। आप तो साइकिल से गए थे, रघुवर प्रसाद से आश्चर्य से साधु ने कहा। साइकिल से आया था, पर साइकिल पंक्चर हो गई, बनवा रहा हूं, थके हुए से रघुवर प्रसाद ने कहा। कितना समय लगेगा?
आधा घंटा लग जाएगा। महाविद्यालय को देर हो जाएगी, साधु ने कहा। हाँ, देर तो हो जाएगी। दूसरे की साइकिल है, इसे कार्यालय में जमा करना है। लावारिस साइकिल है, इसे ऐसे ही ले चलते हैं, वहां गांव में बनने के लिए दे देंगे। बन जाएगी तो कार्यालय में जमा करा देना। साइकिल खुली पड़ी है। आधे घंटे की बात है, मैं रुक जाता हूं। मैं साइकिल में बैठ कर जाऊंगा। साइकिल हाथी पर लाद कर ले जाना ठीक नहीं है। दूसरे की साइकिल है, संभाल नहीं पाया तो नीचे गिरकर टूट जाएगी। हाथी का पैर पड़ गया तो चूरा हो जाएगी। अच्छा, आप आगे चलना, मैं पीछे पीछे चलूंगा, साधु ने कहा। पान की दुकान से तंबाकू लेकर उसने कहा, मैं अभी आता हूं, आप हाथी का ध्यान रखिएगा। रघुवर प्रसाद कुछ कहते उसके पहले अचानक वह तेजी से दुकानों के पीछे चला गया। रघुवर प्रसाद परेशान हो उठे। वह हाथी तका कर चला गया था। हाथी का ध्यान कैसे रखा जाएगा? शायद पेशाब करने गया हो, जल्दी आ जाएगा। हाथी चुपचाप खड़ा था। उसकी सूंड भी नहीं हिल रही थी, जबकि ताड़ के पत्ते हिलते दिखाई दे रहे थे। हवा चल रही थी। आसपास खड़े लोगों का हाथी के वहां अकेले होने पर ध्यान नहीं जा रहा था। टेम्पो आने के बाद भी किसी के ध्यान में हाथी नहीं आया। वह सूंड बढ़ाकर पेड़ की डाल तोड़े तो बहुतों के ध्यान में एक साथ आ जाएगा। अकेले रघुवर प्रसाद के ध्यान में हाथी था। साधु नहीं कहता तब भी ध्यान में होता। साइकिल बन गई थी। क्या हाथी खड़े खड़े सो रहा था? भोंपू बजाता हुआ एक ट्रक गया, हाथी वैसा ही खड़ा रहा। इस ध्यान रखने की जिम्मेदारी से वे बरी होना चाहते थे। साधु ने कहा था कि वह पीछे आएगा। वे पंक्चर वाले को हाथी तकाकर अभी चले जाते तो ठीक था। साइकिल बनवाई के 6.5 रुपए उन्होंने दिए। सुनो, मुझे महाविद्यालय की देर हो रही है, मैं जाना चाहता हूं। साधु पीछे आने को कह गया है। क्या तुम हाथी का ध्यान रखोगे? हाँ, रख लूंगा। परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, परेशानी क्या होगी? साइकिल बन गई। साधु आ गया था। चलिए, पहले आप चलिए, साधु ने कहा। ज्यादा तेज नहीं चलाऊंगा, साइकिल पर बैठते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। रघुवर प्रसाद आगे जा रहे थे। साधु और हाथी प्रसन्नता से रघुवर प्रसाद के पीछे जा रहे थे। कभी कभी रघुवर प्रसाद पीछे मुड़कर देख लेते, तब साधु इशारा करता कि आ रहा हूं। हाथी साइकिल से बहुत पीछे नहीं था। एक बार जब रघुवर प्रसाद ने मुड़कर देखा तब हाथी ने सूंड उठाया था। ठीक समय पर रघुवर प्रसाद महाविद्यालय पहुंच गए थे। साधु से रघुवर प्रसाद ने पूछा, शाम को मिलोगे? अब साइकिल नहीं होगी। हाँ, एक गहरे मित्र की प्रसन्नता से साधु ने कहा। साधु चला गया। साइकिल बरामदे से टिकाकर वे अपने कमरे में गए। विभागाध्यक्ष बैठे हुए थे। साइकिल जमा कराना है सर, रघुवर प्रसाद थोड़ा हाफ रहे थे। बैठकर सुस्ता लो, बाद में जमा करा देना। मैंने प्राचार्य से बात कर ली है। अच्छा, तुम बैठो, चपरासी के हाथ से भेज देंगे। क्या हाथी भी पीछे पीछे आया था? जी सर, मैं आगे था और हाथी पीछे। शाम को हाथी से जाओगे? खास बात की तरह उन्होंने पूछा। जी सर, साधारण बात की तरह रघुवर प्रसाद ने कहा। रघुवर प्रसाद, तुम अपने पिता की साइकिल ले आना। अब की बार जाऊंगा तो ले आऊंगा। ऐसा करो, जब तक पिता की साइकिल नहीं आती तुम लावारिस साइकिल अपने पास रखो। मैं प्राचार्य से बात कर लूंगा। हो सकता है इस बीच साइकिल वाला आ जाए। साइकिल थाने में जमा हो जाए तो मुश्किल से वापस मिलेगी। साइकिल वाले को साइकिल का कबाड़ वापस मिलेगा। थाने के सामने देखे नहीं 150 साइकिलें एक लंबी चैन से बंधी, जंग खाती, खुले में पड़ी रहती हैं।
वहां साइकिलों की हालत देखकर साइकिल लेने वाला आता नहीं। साइकिल की पहचान बदल जाती है। जंग लग जाने के बाद साइकिल का नंबर कठिनाई से दिखता है। जंग हटाते हटाते साइकिल का नंबर घिस जाता होगा। साइकिल थाने में जमा कराना ठीक नहीं है सर। घंटी, स्टैंड, टायर ट्यूब निकाल लेते होंगे, चक्का तक बदल देते होंगे। हाँ, थाने के सामने साइकिल की दुकान है। साइकिल के हिस्से वहीं बदले जाते होंगे, कार्यालय में जमा करा देते हैं, पड़ी रहेगी। साइकिल का नियम है, चलती रहेगी तो ठीक रहेगी, पड़ी रहेगी तो सुधारने लायक नहीं रहेगी। इतने में प्राचार्य का चपरासी आया। क्या है? विभागाध्यक्ष ने पूछा। प्राचार्य आपको बुला रहे हैं, रघुवर प्रसाद की ओर उसने इशारा किया। जाओ रघुवर प्रसाद। रघुवर प्रसाद प्राचार्य के पास गए। प्राचार्य कार्यालय के बाबू के साथ बैठे थे। आओ, प्राचार्य ने कहा। प्राचार्य भी विभागाध्यक्ष की उम्र के होंगे। सिर के बाल सफेद और सामने झड़ने लगे थे, पर उनकी भौं और कान के बाल बड़े थे। माथा, जिसमें गंजे सिर का हिस्सा मिला था, तथा कान का ऊपर का हिस्सा तेल से चमक रहा था। तेल बहुत लगाते थे। कुर्ता धोती पहनते थे। रघुवर प्रसाद बैठ गए। रजिस्टर बंद कर प्राचार्य उठे। मैं अभी आता हूँ रघुवर प्रसाद। बाबू भी उठा कि बोरिंग से पानी पीने जा रहे हैं। पानी पीने जा रहे हैं? बाबू ने पूछा। हाँ, प्राचार्य ने कहा। हैंडपंप चलाने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बाबू साथ हो गया। प्राचार्य हैंडपंप के रास्ते तक महाविद्यालय की प्रशासनिक चर्चा कर रहे थे। बल्ली के पास हाथी की पड़ी हुई लीद की ओर भी उन्होंने इशारा किया था। बाबू हैंडपंप चला रहा था। प्राचार्य ने कुर्ता की बांह चढ़ाई, धोती समेटी, अच्छे से हाथ मुंह पैर धोया, फिर पानी पिया। पानी पीकर हाथ झटकारा तो उसके छींटे बाबू पर भी पड़े। प्राचार्य ने सोचा होगा कि पेशाब भी कर लें। वे पेशाब करने बढ़ गए। पेशाब करने के बाद पानी पीते तो अच्छा था, परंतु प्यास ज्यादा लगी होगी। बाबू यह समझकर कि पेशाब करने जा रहे हैं, वहीं रुक गया। इस खाली समय में बाबू को भी पानी पीने की इच्छा हुई। उसने हैंडपंप चलाया। हैंडपंप छोड़कर जल्दी चुल्लू में पानी इकट्ठा किया। 1.5 चुल्लू पानी पिया होगा कि पानी निकलना बंद हो गया। दोबारा उसने हैंडपंप नहीं चलाया। प्राचार्य निकल आए थे। वे कार्यालय की तरफ जा रहे थे। साथ देने के लिए बाबू तेज चलकर उनके पास पहुंच गया था। प्राचार्य ने पूछा, रघुवर प्रसाद साइकिल किसकी है, पता चला? अभी तक पता नहीं चला सर। आप उसी साइकिल से आते जाते हैं? जी सर। आज कार्यालय में जमा कर दूंगा। विभागाध्यक्ष ने साइकिल ले जाने के लिए कहा था। मैंने उनसे कहा था, आप हाथी से आते जाते हैं इसलिए। रघुवर प्रसाद, तुम्हारे हाथी के कारण डर लगता है कि बच्चों के साथ दुर्घटना न हो जाए। बच्चे खेलते रहते हैं, उनके बीच हाथी चला जाता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाथी आता है तो बच्चे हाथी के पास आ जाते हैं, एक ही बात है। अब मैं सड़क के किनारे उतर जाऊंगा। विभागाध्यक्ष को आपका हाथी से आना जाना ठीक नहीं लगता। उन्हें लगता है कि आप किसी दिन झंझट में न पड़ जाए। साधु कैसा आदमी है? अच्छा आदमी है सर। ऐसा करिए, आप अभी साइकिल कार्यालय में जमा मत कराइए, कुछ दिन और चलाइए। शायद साइकिल के मालिक का पता चल जाए। नहीं सर, यह जिम्मेदारी का काम है। साइकिल टूट फूट जाएगी तो मुझे भरना पड़ेगा। साइकिल कार्यालय में रहेगी तो दुरुपयोग होगा। आपके पास अच्छे से रहेगी। साइकिल में ताला लगाकर रख देंगे, रखे रखे खराब हो जाएगी। साइकिल वाला बनवा लेगा। साइकिल वाले का कब तक रास्ता देखेंगे? कुछ दिन और देख लेते हैं सर। साइकिल थाने में जमा करा देना ठीक होगा।
ज्यादा दिन यहाँ रखना ठीक नहीं है। हो सकता है इस साइकिल की चोरी होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज हो। चोर यहाँ छोड़ गया हो। ठीक कहते हैं सर। रघुवर प्रसाद ने साइकिल कार्यालय में जमा करा दी। शाम को साधु आया, तब हाथी पर चढ़ते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा, प्राचार्य महाविद्यालय के पास हाथी जाने को मना कर रहे थे। उनका कहना है बच्चों के साथ दुर्घटना हो सकती है। वो तो साइकिल से भी हो सकती है। साइकिल से चोट लगेगी तो जान जाने का खतरा नहीं है। हाथी से जान जा सकती गाय, बैल, बैलगाड़ी महाविद्यालय के पास होती है। इससे भी जान जा सकती है। साधु को हाथी के सम्मान में चोट लगी होगी, लेकिन हाथी बहुत बड़ा है। उसको देखकर डर लगता है। आपको भी लगता है? हाँ लगता है, पर पहले से कम। कुछ दिन में यह डर चल जाएगा, साधु ने कहा। रघुवर प्रसाद हाथी के ऊपर बैठे बगुलों के झुंड को जाते हुए देख रहे थे। उड़ते हुए गुलों के झुंड से सड़क पर चलते हुए लोगों को दुर्घटना का डर नहीं था। पक्षी आजू बाजू आकर बैठ जाते, पर डर नहीं लगता। अच्छा लगता है कि और पास आ जाए, हाथ पर बैठ जाए। रघुवर प्रसाद का मन हुआ कि वे साधु से कहें कि बगुले उड़कर गए और उनसे दुर्घटना नहीं हुई। साधु को शायद यह तर्क पता हो कि उड़ता हुआ हवाई जहाज गिर जाने से एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है, पर पक्षी से हवाई जहाज बहुत बड़ा है। एक बड़ा हवाई जहाज छोटे पक्षी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यह तर्क साधु को नहीं मालूम होगा। यह सच था कि रघुवर प्रसाद का हाथी से डर कम हो रहा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली कहानी तक शब्दों की दुनिया में डूबे रहे। धन्यवाद।